और अगर आप परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाइएगा, क्योंकि परिवार के सदस्य जब आप बन जाओगे तो प्रत्येक जो क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जो है वो मिल जाएगा। और यहाँ पर जो बेल आइकन है इसको जरूर दबाना और नोटिफिकेशन सेलेक्ट करते हुए। इसके अलावा हमारे अनअकैडमी पे टेस्ट चल रहे हैं। अगर आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लो। कैसे करोगे, देखो कहाँ है मेरा फोन, आपको बहुत बेहतर तरीके से बताता हूँ। कितने टेस्ट किए हमने, 15 फरवरी से लगातार टेस्ट कर रहे हैं हम, 15 फरवरी से लगातार टेस्ट कर रहे हैं हम, और 15 फरवरी से एक भी दिन हम रुके नहीं हैं। ठीक है, अपना ऐप आप अपना फ़ोन खोलना है, सीधा सीधा है, कुछ भी नहीं करना है आपको। और फिर भी किसी को कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ ही सकते हो। आपको अपने गूगल जो स्टोर है, स्टोर के अंदर आपको क्या लिखना है, स्टोर के अंदर आपको लिखना है अनअकैडमी, है ना। थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है। स्टोर में जाओगे आप, अब तो ना कोई चीज़ ढूंढे तब तो दिक्कत ही आती है। गूगल प्ले स्टोर जो है ना आपके स्क्रीन पर देखिए, गूगल प्ले स्टोर के अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सीधा सा लिखना है अनअकैडमी। अनअकैडमी लिखते ये जो पहला ऐप आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जूम नहीं करेगा क्योंकि ऑटो जूम नहीं है कैमरा, जूम नहीं कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐप आपको दिख गया, अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है वो आपको क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन पे। और डाउनलोड करने के बाद आपको आरपीसी सिलेक्ट करना है। आरपीसी सिलेक्ट करने के बाद आपको आरपीसी आपको नहीं दिखेगा, आप आरपीसी सर्च करोगे, स्टेट पीएससी लिखेगा, स्टेट पीएससी दिखते ही उसको सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो है वो हिंदी भाषा सेलेक्ट करनी है और आपको मुझे सर्च करना है गोविंद राम सैनी के नाम से। मेरी लाइव स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास पे क्लिक करोगे, पूरा शेड्यूल दिखेगा, अगले महीने का भी मैं बना दूंगा। और वहां पर आपको ये सारे टेस्ट आप फ्री में ज्वाइन कर सको, इसलिए आपसे कोड पूछेगा तो कोड आपको लिखना है ये बड़े अक्षरों में GOVINDLIVE। ये कोड है जो आपको फ्री के अंदर जो टेस्ट लेने के लिए एक लगाना है। इस कोड के जरिए ही आप फ्री में टेस्ट दे पाओगे। और टेस्ट कब होते हैं देख लीजिएगा, टेस्ट सुबह 8 बजे होता है CDP का, 9:30 बजे होता है CDP का, 11 बजे होता है SST का, 1 बजे होता है SST का टॉपिक वाइज, और 5 बजे होता है सेक्शन वीडियो का, 5 बजे होता है सेक्शन वीडियो का। लेकिन कल ये जो 2 टेस्ट है ना ये नहीं हो पाएंगे, कल वैक्सीन लगाने जाना है। एक्चुअली कल जो सेशन नहीं हुआ तो हो पाया था, वो वैक्सीन को शेड्यूल कराने के लिए नहीं हो पाया था। तो कल का शेड्यूल है वैक्सीन का 11 से 3 का, तो 11 का सेशन नहीं होगा, 1 का सेशन नहीं होगा, तो ये कल 2 सेशन नहीं होंगे, बाकी कंटिन्यू सारे सेशन अगले महीने भी आपके जारी रहेंगे। तो ये आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फिर कोई दिक्कत आ जाए आपको कि भाई मेरा तो ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो ये मेरा नंबर है, टेस्ट ज्वाइन नहीं हो रहा है, ये मेरा नंबर है, ये नंबर आप जो है वो लगा लेना। ये नंबर जैसे ही आप लगाओगे आपको पता चल जाएगा। फिर भी आपको नहीं पता चल रहा है, आपके पास लैपटॉप है ना, सोचिए आपके पास अगर लैपटॉप है तो आपको क्या करना है, एक और तरीका बता देता हूं, फिर सेशन की शुरुआत करूंगा, टाइम ले रहा हूं, लेकिन जो 5 टेस्ट है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, गेम चेंजर है, पैसा नहीं लग रहा है, सबसे बड़ी बात है, इसलिए बता रहा हूं। 5 टेस्ट एक दिन में, यानी आप पूरे दिन के 5 घंटे आप मेरे साथ ही बिता दोगे, पूरे दिन के 5 घंटे आप मेरे साथ बिताओगे। और इससे अच्छा और क्या चाहते हो कि 5 टेस्ट आपके दिन में हो जाए। एक और चीज थी वो और बता देता हूं आपको, एक और चीज थी वो बता देता हूं आपको। सीधे अपने आपके पास अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में जाना है गूगल क्रोम के अंदर, यहां लिख देना है आपको अनअकैडमी। यहां जैसे ही आप अनअकैडमी लिखोगे, अनअकैडमी लिखते ही आपका अनअकैडमी आ जाएगा। अनअकैडमी की साइट आपको खोलनी है, ये साइट खोली आपने, लॉगिन कर लेना है, यहां से आपके फोन नंबर डालोगे, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको जो है टेस्ट मिल जाएंगे। मैं लॉगिन होके बता दूं क्या, लॉगिन होके बता दूं आपको, लॉगिन होके बताऊं पूरा प्रोसेस। देखो लॉगिन होने के लिए आपको अपने नंबर डालने हैं, मैं अपने नंबर डाल देता हूं, ठीक है, अब मेरे पास तो है ही नहीं। दूसरे मुद्दे पर आ गए, लेकिन ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है, के लिए ही है, तो आपके लिए बड़ा ही जरूरी है ये।
ये सब आपके लिए जरूरी है। ये मेरे नंबर है, वो जो आप कॉल करते हो वही नंबर है, ठीक है। इस पर कॉल कर लेना आप मुझे, कोई दिक्कत आए तो। टेस्ट, आपके टेस्ट जो ना गेम चेंजर साबित है। कम से कम मैंने तो बहुत सारे टेस्ट करवा दिए हैं। 92 65। एक सेकंड रुक जाओ। ये देखिए, ये आपका हो गया लॉगिन। लॉगिन होने के बाद देखो, लॉगिन होने के बाद आपको देखो सीधे ही क्या करना है, यहां आपके पास सर्च का कोई ऑप्शन आ जाएगा कहीं ना कहीं। ये देखिएगा, मेरी यहां पर सारी स्पेशल क्लास है। ये देखिए सारी की सारी स्पेशल क्लास है यहां पर, और प्रत्येक टेस्ट आप दे पाओगे। बहुत मजा आएगा आपको टेस्ट देने में, और तुरंत आपको आपकी रैंक भी पता चल जाएगी, ठीक है। मजे की बात है कि आपका पैसा नहीं लगेगा। रैंक आपको पता चलेगी कि 500 बच्चों में आप कहां पर आ रहे हो। ये रैंक आपको पता चलेगी कि आप 500 बच्चों में कहां पर आ रहे हो। आपको मुझे सर्च करना है, याद रखना। सर्च में लिखोगे आप गोविंद राम सैनी, सर्च करोगे आप गोविंद राम सैनी। देखिए मैं आपको यहां दिख गया हूं, आपके लैपटॉप में मैं यहां दिख जाऊंगा, और जैसे ही आपको यहां पर क्लिक करोगे मेरी प्रोफाइल पे जाओगे, प्रोफाइल पे जाते ही आपको प्रोफाइल दिख जाएगी। फॉलो बटन पे क्लिक कर देना सबसे पहले तो, ताकि आगे कोई दिक्कत नहीं आए। फिर थोड़ा सा नीचे आओगे, थोड़ा सा नीचे आओगे, देखो आप थोड़ा सा नीचे आओगे, स्पेशल क्लास दिख रहा है आपको। ये स्पेशल क्लास दिख रहा है, जस्ट इसके आगे दिख रहा है सी ऑल। सी ऑल पे क्लिक करोगे, लैपटॉप में आप सेम प्रोसेस आपके उसमें भी होगा, पीसी में। ये देख लीजिए कितने रीट एग्जाम कर रहे हैं, दिन के 5 रीट एग्जाम कर रहे हैं। सुबह 8 बजे रीट पर एग्जाम, फिर 9:30 बजे, फिर 11 बजे, फिर 1 बजे, और फिर 5 बजे। ये आपका बिल्कुल फ्री है, पैसा आपका नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात यही है। और अगर आप इसको टेस्ट दोगे तो इससे आपको डेफिनेटली जो है वो, कितनी तारीख से करवा रहा हूं, 15 फरवरी से टेस्ट करवा रहा हूं, और अब तक कंटिन्यू टेस्ट चल रहा है, और लगभग टेस्ट करवा दिए अराउंड 200 के करीब प्रत्येक सब्जेक्ट के। तो ये बेहतरीन मौका है आपके पास, टेस्ट से आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये कोई ऐड नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप सोचोगे कि सर ऐड कर रहे होंगे, ऐड यहां कभी नहीं करा है मैंने, बस आपके बेनिफिट के लिए बताया है। आपकी इच्छा हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। शुरू के 5 मिनट आपके खराब किए, इसके लिए भी खेद प्रकट करता हूं। टॉपिक पर वापस लौटता हूं। लास्ट सेशन में हमने यहां तक पढ़ लिया था कि उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतुष्ट थे कौन? उग्रवादी। जो उग्रवादी विचारधारा के लोग थे वो उदारवादियों से असंतुष्ट थे। क्यों असंतुष्ट थे, क्या कारण था असंतुष्टि का, इस पे हम चर्चा करते हैं। आओ इस पे चर्चा करते हैं। हमने लास्ट सेशन में कितना चर्चा किया, एक बार उससे आपकी कनेक्टिविटी कर देता हूं ताकि आपको फिर दिक्कत नहीं आए। लास्ट सेशन में हमने देखा कि हमने पढ़ा था कि जो उदारवादी है उन्होंने भी बहुत सारे कार्य किए। जो महत्वपूर्ण कार्य किए थे वो उन्होंने ये किए थे कि भारतीय लोगों के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना उन्होंने जागृत की, उनमें शिक्षा का प्रसार किया, उनको ये बताया कि तुम सब अलग नहीं हो, एक ही देश के हो, तुम्हारा एक ही देश है, और तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि अंग्रेज जो है वो हमारे देश को जो है वो थोड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उदारवादी जो थे वो खुल के नहीं कह पा रहे थे अपनी बात, और इसीलिए इन नीतियों से जो है वो, उदारवादियों की नीतियों से वही कांग्रेस के कुछ सदस्य जो है वो असंतुष्ट हो जाते हैं और वो उग्रवाद का रास्ता अपना लेते हैं। और उग्रवादी बनने का जो उनका कांड था वो क्या था? उदारवादियों का अनुनयन विनयन, अर्थात हाथाजोड़ी करना, अंग्रेजों के सामने अपने ही अधिकारों के लिए हाथाजोड़ी करना, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। और इसी असंतोष के कारण जो है वो उदारवादियों से उग्रवाद का जो है जन्म होता है। देखिए मैं शब्द क्या ले रहा हूं, उदारवादियों में से ही उग्रवाद का जो है वो जन्म होता है। देखिएगा कारण था उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष। तरुण राष्ट्रवाद कांग्रेस के पहले 15 से 20 वर्षों तक की उपलब्धियों से असंतोष। तरुण राष्ट्रवादी, तरुण अर्थात तरुण का अर्थ होता है युवा राष्ट्रवादी। जो युवा राष्ट्रवादी थे वो पुराने जो 60 साल वाले कांग्रेसी थे उनके जो कार्य थे उनसे वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। पहले एक बार डिटेल से समझना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक आपको एक बार भी नहीं करवाया इसलिए इतना डिटेल से करवा रहा हूं, वरना अपनी ज्यादा आदत नहीं है डिटेल वाली। आपको एक दिन में पूरा का पूरा टॉपिक जब शॉर्ट में करवाऊंगा तब आपको पूरे डाटा निकाल के दे दूंगा। वे कांग्रेस की क्षमा याचना शांतिपूर्ण प्रतिवाद की नीति के तीव्र आलोचक थे।
उनका मानना था कि कांग्रेस साम्राज्यवाद को इस तरह की नीतियों से कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। उदारवादियों की इस नीति को उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। बहुत ही खतरनाक शब्द यूज किया। उग्रवादी थे तो उनके शब्द भी थोड़े जो थे वो कैसे थे, उग्र थे, थोड़े जलने वाले थे। ऐसे जब किसी के सामने ये शब्द लिए जाते तो ऐसे जलन होती है कि यार राजनीतिक भिक्षावृत्ति, अर्थात राजनीति में भिक्षा मांगने वाले थे एक तरीके से। ये किसकी भिक्षा? अपने अधिकारों की भिक्षा मांगने वाले इनको जो कहा गया। और वे स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु उग्र आंदोलन चलाए जाने के पक्षधर थे। उग्रवादी जो थे वो ये कह रहे थे कि भैया स्वतंत्रता अगर प्राप्त करनी है तो उग्रता हमें अपनानी पड़ेगी, बिना उग्रता के स्वतंत्रता जो है वो प्राप्त नहीं होगी। लॉर्ड कर्जन की जो नीतियां थी वो भी बड़ी घातक थी, और लॉर्ड कर्जन जो थे इनकी नीतियों ने कहीं ना कहीं जो है वो उग्रवाद को मजबूर कर दिया उग्र रूप धारण करने के लिए। यानी जो युवा क्रांतिकारी थे कांग्रेस में, उनको मजबूर कर दिया कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। इनकी नीतियां कितनी खतरनाक थी देखिएगा। लॉर्ड कर्जन का भारत में लगभग 7 वर्ष का शासनकाल रहा था और 7 इनके शीर्ष मंडल रहे थे। इन्होंने बहुत सारे जो है वो भूलों तथा आयोगों के लिए प्रसिद्ध है। इसने आयोग बहुत बनाए और बहुत सारे गलत डिसीजन इन्होंने जो है वो लिए थे। ये भैया दोनों कमेंट बंद कर दो, विजय राजपूत और दिव्या जी, वरना दोनों को ब्लॉक कर दिया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बड़ा ही विनम्रता से आपको कह रहा हूं। जनमानस पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई। कर्जन ने भारत को एक राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया तथा कांग्रेस को मन के उदार निकालने वाली संस्था कही। ये जो कर्जन था ना, इसने क्या कहा? कर्जन ने कहा कि यार कांग्रेस क्या है, व्हाट इज कांग्रेस? कांग्रेस तो केवल मन के उद्गार निकालने वाली संस्था है। अर्थात सीधी सीधी बात करते हैं, हमारे गांव में जब हमारी किसी माता या बहन को कोई बात का पता चल जाता है ना, ऐसे कि किसी के बच्चा हुआ है या किसी का रिश्ता हो गया है, तो उनके पेट में फिर क्या है, थोड़ी गैस हो जाती है, जब तक कि वो किसी और को नहीं बताती है। तो कर्जन ने कहा कि ये बस वो गैस निकालने का एक तरीका है कांग्रेस, बाकी कुछ नहीं है। कांग्रेस की हम बात नहीं मानेंगे। इसके अलावा इन्होंने जो है वो भारत विरोधी बताया कि ये जो कांग्रेस है ना, ये तो भारत विरोधी, इन्होंने भारत विरोधी भी बयान दिए थे। भारतीयों को बहुत बुरा भला इन्होंने जो है वो कहा। इनके शासन में विभिन्न प्रतिक्रियावादी कानून जैसे कि कार्यालय गोपनीय अधिनियम बना, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना, कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम इनके कार्यकाल में बना, और 1905 में इन्होंने जो है बंगाल विभाजन तथा कटु भाषा के प्रयोग से भारतीयों में असंतोष जो है वो चरम तक पहुंचा दिया। यानी सीधे सीधे अगर बात कहें तो इन्होंने मजबूर कर दिया भारतीयों को कि भैया अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो तुम जाग जाओ, हथियार उठा लो, या फिर मैं तो तुम्हें ऐसे ही जो है वो परेशान करता रहूंगा, तुम्हारा ऐसे ही शोषण करता रहूंगा, है ना। जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा उत्पन्न हुई। देखिए 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जुझारू और उग्र विचारधारा वाले राष्ट्रवादियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जिसने राजनीतिक कार्यों एवं आंदोलनों के लिए उग्र तरीके अपनाए और इन पर ही जोर दिया। इन जुझारू राष्ट्रवादियों में बंगाल के अंदर जो नाम आता है वो आता है नारायण बोस का, अश्विनी कुमार दत्त का, अरविंद घोष का, विपिन चंद्र पाल का। महाराष्ट्र के अंदर नाम आता है विष्णु शास्त्री का, और बाल गंगाधर तिलक का तो नाम इसमें प्रमुख रूप से आता है। पंजाब में लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये 3 मुख्य चेहरे थे उग्र राष्ट्रवाद के। उग्र राष्ट्रवाद के लाल बाल पाल जो है वो 3 मुख्य हीरो थे जिन्होंने उग्र राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया और भारतीयों के अंदर कहीं ना कहीं आत्मसम्मान वापस जागा, और भारतीयों में कहीं ना कहीं इन्होंने जो है वो एक बार फिर से ये जोश भरा कि तुम मांग के नहीं जीत भी सकते हो, तुम्हारी चीजें तुम वापस छीन सकते हो। यानी एक बार फिर से आत्मविश्वास की लहर ये लेके आए भारतीय लोगों के अंदर। तो इनका रोल जो है वो बहुत ही भयंकर रोल था यहाँ पर। इस उग्र विचारधारा के उत्थान में सबसे अधिक जो सहयोग दिया था वो तिलक ने दिया था। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में मराठा, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोनों, जो मैंने मोस्ट भी किया है और हाईलाइट किया है रेड कलर में। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मराठा जो समाचार पत्र तिलक के द्वारा निकाला गया था वो किस भाषा का समाचार पत्र था, और पहला ऑप्शन आता है मराठी का।
अब जिसने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो वो सोचेगा यार मराठा है तो मराठी में ही होगा। नहीं, मराठा जो था वो किस में था? मराठा जो था वो था अंग्रेजी के अंदर, और दूसरा समाचार पत्र था केसरी। केसरी जो था वो मराठा भाषी में था, ठीक है। केसरी जो था वो किस में था? मराठी में था। और भारतीयों को जुझारू राष्ट्रवाद की शिक्षा इन दोनों के द्वारा दी। और इन्होंने कहा लोगों से कि देखिए आजादी ऐसे नहीं मिलेगी फ्री फंड में, जैसे रीट में सफलता आपको ऐसे नहीं मिलेगी, रीट में सफलता ऐसे नहीं मिलेगी 1-2 घंटे पढ़ने से। यहां रीट में सफलता तब मिलेगी जब आप कंटिन्यू और निरंतर एक लगन के साथ मेहनत करोगे, कुछ ना कुछ तो बलिदान देना पड़ेगा ना। तो ठीक इसी प्रकार इन्होंने कहा कि ऐसे सफलता नहीं मिलने वाली है, सफलता तभी मिलेगी जब तुम क्या दोगे? आजादी के लिए बलिदान दोगे। तो आजादी क्या मांगती है? बलिदान मांगती है। यह बात सबसे पहले किसने कही थी? हालांकि बाद में इसी बात को और ज्यादा विस्तृत करके सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो। खून वो कोई नदी थोड़ी बना रहे थे, खून की कोई तालाब थोड़ी भर रहे थे। खून चाहिए अंग्रेजों का, और निकालोगे कौन? तुम निकालोगे, तभी तुम आजाद हो पाओगे, ये कहा। विदेशी शासन से घृणा करो, इससे किसी प्रकार की उम्मीद करनी व्यर्थ है, और अपने उद्धार के लिए भारतीयों को स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। तिलक ने इन समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के अंदर जोश भर दिया और कहा कि तुम्हें कोई ऐसा नहीं है कि कोई आएगा और तुम्हें आजादी दे देगा और तुम बिल्कुल खुश हो जाओगे। नहीं, तुम्हें खुद उठना पड़ेगा, तुम्हें खुद जागना पड़ेगा, तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, बलिदान देना पड़ेगा। और याद रखना, इन अंग्रेजों से कोई उम्मीद मत रखना, ये अंग्रेज तुम्हें कुछ नहीं देंगे। अगर तुम्हें सही तरीके से जीना है तो तुम्हें खुद उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जागना पड़ेगा। यही एक तरीका है अपने आप को स्वतंत्रता दिलाने का। और इस प्रकार लोगों में मोटिवेशन भरा। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य लक्ष्य ओनली स्वराज होना चाहिए, राजनीतिक क्रियाकलापों में भारतीयों के प्रत्यक्ष भागीदारी होनी चाहिए, निडरता, आत्मत्याग और आत्मविश्वास की भावना प्रत्येक भारतीय में अवश्य होनी चाहिए, और स्वतंत्रता पाने और हीन दशा को दूर करने हेतु भारतीयों को संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलने वाला है। और क्रांतिकारी आतंकवाद का पहला चरण शुरू होता है 1905 से लेकर 1915 तक। अब यहां पर देखो, यहां 1905 तक सबको मोटिवेट किया गया, और 1905 तक ऐसी एक माहौल क्रिएट हो गई बंगाल विभाजन के बाद कि अब जो है वो अंग्रेजों से आमने सामने की लड़ाइयां शुरू हो गई। अब तक जो कांग्रेस में जो उदारवादी थे, जो केवल जो है वो पत्र लिखते थे, अब कहीं ना कहीं जो है वो लोग रोड पर आने लगे, धरना प्रदर्शन होने लगा। अब जो है वो अंग्रेजों के जो है वो आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। तो आओ इसके बारे में चर्चा करते हैं। जय हिंद भाई, इंडियन आर्मी कैसे हो आप? कांग्रेस के उदारवादियों की संवैधानिक कार्य पद्धति से निराश तथा उगता आदर्शवाद से प्रेरित भारतीय युवकों ने क्रांति के मार्ग को चुना, और क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रथम चरण में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत के दिलों में दहशत फैलाकर उन्हें भारत से भागने की योजना के तहत आयरिश आतंकवादियों एवं रूसी निहिलिस्टों के सिद्धांत पर इन्होंने चलने का कार्य किया। इसी प्रकार आयरिश रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम का एक ये संगठन था जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए किया था। एक्चुअली यहां पर ये आतंकवाद शब्द ये जो हमारे इतिहासकार है उनकी देन है, बाकी आतंकवाद ये नहीं है, ये इन्हें हम आतंकवादी नहीं कह सकते। अंग्रेजों के लिए आतंकवादी थे ये, हमारे लिए नहीं थे। हमारे लिए तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य रहा कि ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना लहू से इस देश को सींचा, उसे आज हमें आतंकवादी कह के पढ़ना पड़ रहा है। तो इसकी जगह अब से जितने भी शब्द आएंगे आतंकवाद का, जहां पर भी आतंकवाद लिखा होगा वहां पर मैं क्रांतिकारी ही पढ़ूंगा। जैसे कि 1857 की क्रांति में विद्रोही कहा गया भारतीय क्रांतिकारियों को, ये कोई अच्छी बात नहीं है भैया। हमारे इतिहासकारों ने ये, हालांकि परिस्थितियां कुछ भी रही होगी, लेकिन ये थोड़ा सा इसको सुधार देना चाहिए भविष्य में, क्योंकि जब हमारी पीढ़ियां पढ़ती है, अभी की युवा पीढ़ी पढ़ती है, तो उसको नहीं पता है। हमने चलो पहले का इतिहास पढ़ा है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन ऐसी छवि बन जाएगी कि वो तो आतंकवादी थे, वो तो क्या थे? आतंकवादी थे। तो ये थोड़ा सा सुधार किया जा सकता है सिलेबस में। इस समय क्रांतिकारियों के प्रमुख जो केंद्र थे वो थे बंगाल। क्या थे? बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र थे।
ठीक है। और क्रांतिकारियों में तिलक द्वारा दिए गए नारे जो थे, उनमें नारा दिया, तिलक ने कहा कि अनुनयन विनयन नहीं बल्कि युयुत्सा। युयुत्सा एक भाव है, और युयुत्सा जब भाव आपके अंदर आता है तो आप क्या करते हो? युद्ध करते हो। साइको में आपने मूल प्रवृत्ति पढ़ा है, मूल प्रवृत्ति है युयुत्सा, सॉरी मूल प्रवृत्ति है भाव, और उससे जुड़ा हुआ जो मूल प्रवृत्ति है वो है क्या? युद्ध करोगे आप। जब आपके अंदर युयुत्सा का भाव आएगा तो आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे किसी से भी। क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रथम चरण में क्रांतिकारियों ने दो भिन्न विचारधारा के लोग सक्रिय थे। दो तरीके की विचारधाराओं से इन्होंने काम करना शुरू किया। इनके एक वर्ग का मानना था कि ब्रिटिश सरकार से सशस्त्र संघर्ष करने के लिए भारतीय सेना, और यदि संभव हो तो अंग्रेज विरोधी विदेशी ताकतों से मदद ली जाए। इन्होंने कहा कि हमें एक सेना तैयार करनी चाहिए, और अगर हम विदेशी ऐसे लोग जो अंग्रेजों के खिलाफ है उनको भी इकट्ठा कर लेते हैं, उनसे अगर हम आर्थिक मदद लेते हैं, सैनिक मदद लेते हैं, सशस्त्र मदद लेते हैं, हथियारों की मदद लेते हैं, तो हमारा जो पक्ष होगा वो और ज्यादा बेटर और मजबूत हो सकता है। दूसरी विचारधारा के लोग हिंसात्मक गतिविधियों द्वारा क्रांतिकारियों के विरुद्ध अंग्रेज अफसरों और पुलिस वालों को सूचना देने वालों की हत्या तक सीमित रहना चाहते थे। तो दो तरीके की, यहां पर भी उग्रवाद में भी दो तरीके के उग्रवाद बने। एक जो उग्रवाद जो संगठन था वो ये कह रहा था कि हम क्या करेंगे, हम सेना बनाएंगे, हम इकट्ठे करेंगे सशस्त्र, हम हथियार जमा करेंगे, हम धन इकट्ठा करेंगे, विदेशों से सहायता लेंगे, और फिर अंग्रेजों को यहां से ठोक के बाहर निकाल देंगे। दूसरा जो संगठन था वो ये कहता था कि नहीं, इससे नहीं होगा काम, हम क्या करेंगे, ऐसे लोगों को पीटेंगे, मारेंगे कि जो अंग्रेजों की सहायता करता है या अंग्रेजों को जो सूचना देता है उनको हम पीटेंगे, उनको मार मार के जो है वो इनको लोगों को सबको अंग्रेजों से दूर करेंगे। तो दो तरीके की यहां पर जो तरीका शुरू हो गया। अब देखिए क्या हुआ। क्रांतिकारी जो थे वो आयरलैंड, फ्रांसीसी क्रांति, इटली के पुनर्जागरण आंदोलन, अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन से काफी प्रभावित हुए। शुरुआत में 1897 में महाराष्ट्र से जो है वो क्रांति की शुरुआत हुई। उग्र, अब क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों, भारत में उग्र क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत कहां से हुई? कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि यार इतने डिटेल की क्या आवश्यकता है। मैं ये टॉपिक यहां पर पहली बार पढ़ा रहा हूं, इसलिए थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ा रहा हूं कि कुछ भी रह ना जाए। मैं इस टॉपिक को आपको एक दिन में करवाऊंगा, लास्ट में जब ये पूरा टॉपिक एक बार डिटेल में पढ़ा दूंगा तब। तो पूरा का पूरा सेशन एक में ही, जितने भी फैक्ट हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक में ही करवा दूंगा, लेकिन उसके पीछे की थोड़ी कहानी पता हो तो और ज्यादा मजा आ जाता है पढ़ने में। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई? महाराष्ट्र से हुई, और 1897 में मानी जाती है। महाराष्ट्र में 1918 में पेश की गई विद्रोही समिति की रिपोर्ट में महाराष्ट्र के पुणे जिले में ये जो चित्पावन ब्राह्मण थे ना, चित्पावन ब्राह्मणों को आतंकवाद अर्थात भारत में जो है वो ये क्रांति करने का जो श्रेय दिया जाता है। अर्थात सबसे पहले जो भारत में उग्र क्रांति की शुरुआत की थी वो थी चित्पावन ब्राह्मणों को, जो है वो क्रांतिकारी शब्द लूंगा मैं इसको, आतंकवाद की जगह क्रांतिकारी थे ये, ठीक है, जिन्होंने उग्र क्रांति की जो शुरुआत की। दामोदर तथा बालकृष्ण चापेकर ने 22 जून 1897 को पुणे में प्लेग कमिश्नर रेंड एंड हम हर्ट की हत्या कर दी, ठीक है, और भारत में क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों की नींव डाली, और कालांतर में चापेकर बंदूक को फांसी भी दे दी गई थी। यह सबसे बड़ी घटना थी उग्र क्रांतिकारियों के अंदर। रेड जो थे प्लेग कमिश्नर थे। आपको पता है कि भारत में जो था वो 1997, 98, 99, 1900 तक जो है 1897 से 96 से और 1900 तक 4-5 साल, यानी जो प्लेग था उसकी 7 स्टेज थी। और उस समय जो था वो भारत में बहुत सारे लोग जो प्लेग से मारे गए थे, और बिल्कुल भी अंग्रेज कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। केवल फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इन्होंने जो है एक प्लेग कमीशन की जो है वो गठन कर दिया, जो अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रहा था। और इस बात से ही नाराज होकर जो है वो चापेकर बंधुओं ने इनकी जो क्या कर दी, हत्या कर दी। क्या कर दी? चापेकर बंधुओं ने इनकी हत्या कर दी। आगे फिर देखिए क्या होता है। फिर कालांतर में इनको फांसी दी। चापेकर बंधु क्रांतिकारी संस्था हिंदू धर्म संघ से जुड़े थे, और महाराष्ट्र में आर्य बांधव समिति के नामक क्रांतिकारी संस्था तिलक की प्रेरणा से स्थापित की गई थी। 1897 में तिलक ने केसरी में लिखा कि श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है कि अपने गुरुजनों, बंधुओं
की भी हत्या कर दो यदि कोई व्यक्ति कर्म फल की इच्छा के बिना अथवा कर्म में लिप्त न होकर कर्म करता है तो उसे दोषी नहीं माना जाएगा। अगर कोई अगर सत्य के मार्ग पर नहीं चल रहा है तो वो कोई भी हो, उसे हम अगर मारते हैं बिना फल की इच्छा किए तो वो अपराध नहीं है। ऐसा इन्होंने थोड़ा सा और लोगों को मोटिवेट करने के लिए कहा। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी संघों में प्रथम संस्था विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित की गई थी अभिनव भारत समाज। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है, अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1904 में की गई थी। यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था को ही कालांतर में क्या बना दिया था? अभिनव भारत समाज बना दिया था। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि अभिनव भारत समाज जो है वो किसका नाम है? तो मित्र मेला का ही नया नाम है, ये याद रखना। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र मध्य प्रांत के कई इलाकों में सक्रिय थी और इस संस्था के मुख्य जो सदस्य थे वो ने अनंत लक्ष्मण करकरे। कौन थे? अनंत लक्ष्मण करकरे थे। ने नासिक जिला मजिस्ट्रेट की जो है वो क्या कर दी थी? नाम था उसका जैक्सन। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे जैक्सन। जैक्सन की इन्होंने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और इसी हत्याकांड से जुड़े लोगों पर नासिक षड्यंत्र केस के तहत जो है वो क्या चला था? मुकदमा चलाया गया था, जिसमें सावरकर के बड़े भाई सावरकर के भाई गणेश सावरकर को जो है वो इसमें शामिल थे, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अब क्वेश्चन अगर आपके पास सीधा मैं अगर बताता कि ये जो नासिक षड्यंत्र केस था वो कब हुआ था तो आपको याद तो रह जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, 1904 का केस था। लेकिन अब थोड़ा आपको और ज्यादा पता चला है कि ये अभिनव भारत समाज के सदस्य थे और इन्होंने ही जो है वो क्या किया था? इसकी हत्या की थी 1904 के अंदर। किसकी हत्या कर दी थी? नासिक के मजिस्टर जैक्सन की हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार से अगर थोड़ा हम डिटेल में चीज़ों को समझते हैं तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से आई थिंक समझ में आता है। बाकी अगर आप सारे बच्चे कमेंट करोगे तो मैं एक दिन में ये टॉपिक कंप्लीट करवा सकता हूँ आपको शॉर्ट में, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटे 2 घंटे के सेशन में हो जाएगा। 2 घंटे के सेशन में ये हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में क्रांतिकारी घटना का आरंभ जो बंगाल विभाजन 1905 के बाद माना जाता है, लेकिन इस घटना से पूर्व भी वहां पर कुछ क्रांतिकारी संगठन अस्तित्व में थे। 1902 में बंगाल में पहले क्रांतिकारी अनुशीलन समिति की स्थापना जो है वो कहां पर की गई थी? मिदनापुर में की गई थी। ठीक है, याद रखना। और किसने की थी? ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की थी। तो अनुशीलन समिति का संबंध किससे? बंगाल से है। कलकत्ता में जितेंद्र नाथ बनर्जी और बारिंदर नाथ घोष ने भी जो है वो इसमें थे। और इसके बाद अनुशीलन समिति के अलावा यहाँ पर और भी कई समितियाँ थी, जिसमें सुहद समिति है, साधना समिति है, स्वदेशी बांधव समिति है, वृत्ति समिति है ना, ये कई समितियाँ थी। बंगाल विभाजन के उपरांत अनेक क्रांतिकारी समाचार पत्रों को बंगाल से प्रकाशन शुरू हुए, जिसमें प्रमुख थे ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा प्रकाशित संध्या। ये क्वेश्चन देखो, संध्या जो था एक समाचार पत्र था, बंगाल से प्रकाशित होता था। क्वेश्चन कहा जा सकता है कि संध्या नामक समाचार पत्र किससे जुड़ा हुआ है? करवा दें? करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे, क्यों नहीं करवा देंगे, कल करवा देंगे आपको। हाँ, हेजे की भी 7 स्टेज थी, बिल्कुल। तो इसीलिए कोरोना की वैक्सीन लगाना बड़ी आवश्यक है, क्योंकि पता नहीं और कितने दिन कितने साल कोरोना चल सकता है। भूपेंद्र नाथ दत्त ये ठीक हो गया। और अंग्रेजी सरकार के दमन को रोकने के लिए भारत की 30 करोड़ जनता को जो 60 करोड़ हाथ उठा के जो इनका मुकाबला करना पड़ेगा, ये बात कही थी किसमें? युगांतर में कही थी। किसने? युगांतर में कही थी। अच्छा, एक बार बता दो मुझे, शॉर्ट में कराऊं या डिटेल में करवाऊं? कमेंट करके बताओ कि शॉर्ट में करवाऊं या डिटेल में करवाऊं। और जो बच्चे टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं वो कल सुबह जरूर जुड़ना 8 बजे। और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो 7 से लेकर 8 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हो। एक बार कमेंट करके बताओ कि शॉर्ट में करवाऊं या डिटेल में करवाऊं। रेगुलर जो क्लास है वो 1 तारीख से फिर से मैं 2 क्लासें आपकी शुरू कर दूंगा। वहां से 1 क्लास कम कर दूंगा, वहां पर अभी 5 क्लास हो रही है, उनको 4 करेंगे और 1 क्लास यहां पर बढ़ा देंगे।
नहीं 8:30 बजे ही करेंगे। आज तो थोड़ा वो वैक्सीन वगैरह के लिए जो है वो काम कर रहे थे, उनको वैक्सीन वगैरह जो बुक करवाई, इसीलिए थोड़ा सा समय नहीं मिला, क्योंकि 8 बजे ही हमारे यहाँ स्लॉट खुलता है। क्वेश्चन भी करवाएंगे, क्वेश्चन सब करवा रहे हैं आपको। क्वेश्चन हमारे टेस्ट में मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, इनकी दिक्कत नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं। देखो वो थोड़े बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि शॉर्ट में करवाओ। जब ये टॉपिक पूरा डिटेल में करवा दूंगा, उसके बाद एक दिन में शॉर्ट में भी करवा दूंगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जाता है क्वेश्चन, ये पूछा जाता है कि युगांतर जो समाचार पत्र था, इसके संपादक कौन थे? तो याद रखना भूपेंद्र नाथ दत्त। और भूपेंद्र नाथ दत्त के साथ कौन थे? वंदे मातरम, भूपेंद्र नाथ दत्त थे, याद रखना। भूपेंद्र नाथ दत्त ने जो है युगांतर समाचार पत्र निकाला, और इसी युगांतर में इन्होंने ये कहा कि अंग्रेज सरकार के दमन को रोकने के लिए भारत की 30 करोड़ जनता को, क्योंकि उस टाइम इतनी जनसंख्या थी, और 60 करोड़ हाथ उठाने होंगे। युगांतर अखबार के नाम पर जो है वो युगांतर नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भी हुई। बारिंद्र घोष के नेतृत्व में युगांतर समूह ने सर्वोत्तर क्रांति का बिगुल बजाया और बताया कि क्रांति किस प्रकार प्रभावी होगी। बंगाल में क्रांतिकारियों की पहली पीढ़ी में हेमचंद्र कानून को का नाम आता है, और उन्होंने पेरिस में एक रूसी सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करके 1908 में भारत आए, और इन्होंने कलकत्ता के अंदर जो है वो मणिकतला में बम बनाने का एक कारखाना खोला। तो भारत में प्रथम बम बनाने का कारखाना किस भारतीय ने खोला? तो ये कौन थे? हेमचंद्र कानूनगो। 1908 में पेरिस से आए थे, इन्होंने प्रशिक्षण लिया था कोई बम बनाने का, और वहां से ये आते हैं। 30 अप्रैल इसके बाद प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया बम फेंक के, बट ये बच गए थे। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए जो आत्महत्या कर ली, और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने मणिकलकत्ता पर छापा मारा, जिसमें 24 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें बारिंद्र घोष और अरविंद घोष भी शामिल थे। बंगाल में क्रांतिकारी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता है। 9 सितंबर 1915 में इन्होंने वालासर में पुलिस से मुठभेड़ में मारे गए थे। बंगाल के अन्य महान क्रांतिकारियों में नाम आता है रास बिहारी बोस का। कलकत्ता में दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड हॉर्डिंग पर इन्होंने बम फेंके थे, और लॉर्ड हॉर्डिंग दिल्ली कांड, दिल्ली षड्यंत्र कांड के नाम से आप जानते हो इसको, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो ना। 22 दिसंबर की बात है ये, 22 दिसंबर 1912 को गिरफ्तारी से बचने के लिए ये कहाँ चले गए थे बोस? जापान चले गए थे, ठीक है। और ये दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत इन पे जो है मुकदमा चला था। ढाका में अनुशीलन समिति की सर्वाधिक शाखाएं थी। बंगाल में बढ़ रही थी क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन हेतु सरकार ने 1900 में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 लागू किया। 1908 में ये रूल बनाया कि कोई भी विस्फोटक पदार्थ का यूज जो है वो ओपनली नहीं कर पाएगा आपसे। और 1908 में ये किया गया था। समाचार पत्र अधिनियम का सहारा लेकर आतंकवाद को कुचलने का इन्होंने जो है प्रयास किया। आतंकवाद को क्या कुचलने का प्रयास किया? एक्चुअली समाचार पत्र से जो है वो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जागरूकता आ रही थी, और लोगों को पता चल रहा था कि हमारे जो देश के क्रांतिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं। और अब जब युवा समाचार पत्र पढ़ते थे तो इससे ये क्या होते थे, जुड़ते जाते थे उन संगठनों से, और उन संगठनों से जुड़ने से संगठन मजबूत होते जा रहे थे, और अंग्रेजों के खिलाफ एक माहौल क्रिएट हो रहा था, एक क्रांति का आगाज हो रहा था। इससे अंग्रेज बड़े खफा हो गए थे, और इन्होंने कहा कि यार ये समाचार पत्र तो बाधा डालेंगे, ये तो हमें सफल नहीं होने देंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, बहाने ढूंढ ढूंढ के जो है वो ऐसे रूल बनाए जिससे कि समाचार पत्रों को इन्होंने बंद कर दिया एक तरीके से, ठीक है। सरकार के दमन चक्र से बचने के लिए कुछ क्रांतिकारी भूमिगत हो गए, कुछ विदेशों की धरती पर चले गए। इस प्रकार से जो है चला कार्य। अरविंद घोष कालांतर में आतंकवादी क्रिया की अगर चर्चा करते हैं तो कलापों से
अरविंद घोष जो है बाद में क्या बन गए, सन्यासी बन गए और पांडिचेरी के अंदर जो इन्होंने अपना आश्रम स्थापित कर लिया। और ब्रह्म बंदोपाध्याय जिन्होंने सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। तो क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जाना जाता है, ब्रह्म बंदोपाध्याय ने कहा था गुरुदेव इनको, ये बात पूछी जा सकती है, हालांकि बहुत गहरी है ये। रामकृष्ण मठ के स्वामी जी बन गए थे। ठीक है, पंजाब की बात करते हैं कि पंजाब में कैसी क्रांतिकारी गतिविधियां जो है वो चल रही थी। पंजाब की क्रांतिकारी गतिविधियों की अगर चर्चा करते हैं तो पंजाब में क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय बार बार पड़ने वाले अकाल और भू राजस्व और सिंचाई के करों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप हुआ। पंजाब में अजीत सिंह, सूफी अंबा प्रसाद, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने आतंकवाद को जन्म दिया, आतंकवाद यानी क्रांतिकारी को जन्म दिया। और अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना के बाद पंजाब गदर पार्टी की जो है गतिविधियों का प्रमुख जो है वो केंद्र बन गया। और सूफी अंबा प्रसाद, अजीत सिंह देश छोड़कर अफगानिस्तान चले गए। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमन ए मोहिबानो वतन नामक जो एक संस्था की स्थापना की और जिस तथा भारत माता नाम से एक अखबार भी निकाला। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत माता जो अखबार है वो किसने निकाला था। भारत के बाहर भी बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी जिनके बारे में हम कल पढ़ेंगे और थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके और ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थोड़ा सा क्या है कि बहुत ज़्यादा सेशन होने के कारण प्रेशर ज़्यादा रह रहा है, तो 1 तारीख से आपकी कंटिन्यू रेगुलर जो है 2 क्लासें मैं पूर्ण रूप से शुरू कर दूंगा।